Hello students, this is Siddharth Jain, Assistant Professor from the Rajki Engineering College, Mainpuri. This is the third lecture of Unit 5 of a subject Quantity Estimation and the Construction Management. Okay. In this lecture, we will understand about the time value of money and the engineering economy, basics of engineering economy and some methods of the for the engineering economy. Okay. So हमने previous lecture में हमने देखा कि जो डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है जब हम अपने प्रोजेक्ट कॉस्ट का एस्टिमेशन करते हैं तब। बट इस कॉस्ट में हम बात करेंगे, इसमें हम मेथड्स बात करेंगे या कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो हमें किसी प्रोजेक्ट को करने में हैंडल करनी पड़ती हैं, प्रोजेक्ट की कॉस्ट को मिनिमम करने में या प्रोजेक्ट या किसी पर्टिकुलर टर्म की, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या इक्विपमेंट की कॉस्ट एस्टिमेट करने में मदद होती है। ओके, और लेकिन होती है इसीलिए। अब पहली बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इंजीनियरिंग एंड इकोनॉमी। बेसिकली बहुत बड़ा रिलेशनशिप है। क्यों? इंजीनियर्स जो होते हैं बेसिकली एक पर्टिकुलर काम को, टेक्निकल काम को करने के साथ साथ इकोनॉमी में भी माहिर होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि उनको किसी भी वर्क को करने के लिए इकोनॉमिकली करना चाहिए। क्योंकि हमें किसी काम को, कोई भी अगर काम करता है या कोई वर्क करता है, कोई भी प्रोजेक्ट लेता है या कराता है, वो चाहता है कि हमारा जो वर्क है वो मिनिमम कॉस्ट में कंप्लीट हो। ओके, हमें इसमें घाटा ना हो जैसे भी तरीके से। ठीक है, क्योंकि जो किसी भी काम को करते जाते हैं या टाइम बढ़ता जाता है तो कॉस्ट भी बढ़ती जाती है, तो उसको हैंडल करना पड़ेगा। तो हमको टेक्निकल सॉल्यूशन या इंजीनियर्स जो टेक्निकल सॉल्यूशन देने के साथ साथ हमारे इकोनॉमिकल एफिशिएंसी, इकोनॉमिकल एक्सपर्ट भी होने चाहिए जो अल्टीमेटली हमारी प्रोजेक्ट की कॉस्ट या किसी पर्टिकुलर आइटम या पर्टिकुलर इक्विपमेंट की कॉस्ट को भी आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, कि इतने सालों बाद आपके इक्विपमेंट इतने पैसे का होगा या इतने सालों बाद इसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी तो कितने में जाएगा, उस तरीके से। ठीक है, तो हमें बेसिकली इकोनॉमिक स्टडी करनी पड़ेगी, इकोनॉमिक स्टडी के मेथड भी इसमें जानेंगे। सो इकोनॉमिक स्टडी के लिए एक टर्म होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसके बारे में समझते हैं, व्हाट इज़ द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। देखो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी नाम से समझ में आता है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट या किसी भी आइटम की, किसी पर्टिकुलर चीज़ की जो वैल्यू होती है वो एक समय में, या किसी अमाउंट की जो वैल्यू होती है, वैल्यू चीज़ अलग है, अमाउंट चीज़ अलग है। वैल्यू किसी अमाउंट की, अगर हमारे पास कुछ रुपए हैं, 1 रुपये हैं, उसकी वैल्यू किसी पर्टिकुलर टाइम और स्टैंड पे सेम नहीं होती है। अगर वो उसकी वैल्यू 1 साल बाद जो होगी वही उसकी वैल्यू 2 साल बाद नहीं होगी। या किसी इक्विपमेंट की कॉस्ट के बारे में बात करें, उसकी वैल्यू अगर 1 साल बाद जितनी होगी उसकी वैल्यू अभी है, उतनी वैल्यू उसकी 1 साल बाद नहीं होगी। तो किसी भी चीज़ की वैल्यू पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अलग अलग हो सकती है। तो इसी की स्टडी करना, इसी के बारे में जानना, यही हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहलाता है। ओके, तो हम किसके बारे में बात करेंगे? बेसिकली हम जो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड टर्म्स होते हैं, सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे प्रॉपर्टी, किसी हाउस की बात करेंगे, किसी इक्विपमेंट की बात करेंगे, किसी कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। इनमें जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, इनमें जो पैसों की कीमत या किसी टाइम, किसी अमाउंट की वैल्यू है, किसी इक्विपमेंट की वैल्यू है, किसी लैंड की वैल्यू है, उसके बारे में बात करेंगे। वो किस तरीके से डिक्रीज इंक्रीज करती है, उसकी जो कॉस्ट होती है वो किस तरीके से निकालते हैं। ओके, सो हम जानते हैं कि सिंपल तरीके से जानते हैं कि टाइम वैल्यू मनी कांस्टेंट नहीं होती, क्योंकि टाइम के साथ वो डिक्रीज इंक्रीज करती जाती है। सिंपल तरीके इंक्रीज डिक्रीज करती जाती है, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में दो अलग टाइम इंस्टेंट वो समय नहीं होती, तो वो कांस्टेंट नहीं होती, बदलती जाती है। सो हमको इंटरेस्ट फाइंड करने पड़ेंगे सबसे पहले तो। क्योंकि इंटरेस्ट क्या होता है? बेसिकली अगर किसी भी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो उसका कुछ पैसा देना पड़ता है, वो एज ए इंटरेस्ट समझ लो। या हम बैंक में कुछ पैसे रखते हैं, वो कुछ समय बाद और लेने जाते हैं तो उसका इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है। या फिर हम किसी को देते हैं तो उससे भी इंटरेस्ट लेते हैं। बेसिकली किसी सर्विस या किसी प्रोडक्ट का यूज़ कर रहे हो तो उसमें कुछ पैसे देने पड़ेंगे, या फिर किसी चीज़ को यूज़ कर, तो वही इंटरेस्ट कहलाता है। बेसिकली हम समझेंगे तो हम जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन में हम क्या बात करेंगे, जो इंटरेस्ट होता है वो हम किस में बात करेंगे? रिसोर्स से बात करेंगे, इक्विपमेंट में बात करेंगे, मनी में बात करेंगे, प्लेस में बात करेंगे। यानी कि जो कंस्ट्रक्शन में, सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में बात करते हैं, वो हम किस इंटरेस्ट की बात करेंगे? वो पैसा जो बेसिकली किसी रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए, अगर जैसे किसी इक्विपमेंट का यूज़ करने के लिए किया गया वो पैसा। ठीक है, मनी को, प्लेस को, इस तरीके से हम इंटरेस्ट की बात करेंगे। तो सिंपल तरीके से हम बात करते हैं। अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट हमारा सभी जानते हैं, हम पढ़ के आए हैं। इंटरेस्ट क्या होता है कि प्रिंसिपल अमाउंट पर कुछ वैल्यू लगती है एक्स्ट्रा,
जो किसी सर्विस को प्रोवाइड करने के बाद हमें देनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट, जो आई से रिप्रेजेंट करते हैं। उसे एनुअली जनरली काउंट किया जाता है, एनुअली कैलकुलेट करते हैं, बट मंथली भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो सिंपल तरीके से बात करें तो इंटरेस्ट में पहला इंटरेस्ट होता है सिंपल इंटरेस्ट, हम सभी पढ़ के आए हैं पहला, जो सिंपल तरीके से प्रिंसिपल पे नॉर्मल तरीके से लगता है, सिंपल तरीके से। दिस इज ए प्रिंसिपल अमाउंट, दिस इज टाइम ड्यूरेशन, दिस इज अ इंटरेस्ट रेट, हम साल में कितना ले रहे हैं। इट मीन्स कि हम एक ही साल में कितना इंटरेस्ट ऑफ रेट लगा रहे हैं, कि 12% लगा रहे हैं, कि 6% लगा रहे हैं, उस तरीके से ये होता है। तो इसके बारे में सभी लोग जानते होंगे। एंड द सेकंड इंटरेस्ट वी नो इज ए कंपाउंड इंटरेस्ट, बेसिकली जो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जैसे हम बात करें कि हमारे पास कोई प्रिंसिपल अमाउंट है 10,000 रुपीज़ का। इट मीन्स हमने अपने किसी चीज़ को परचेज करने के लिए 10,000 रुपीज़ किसी से लिए, ठीक है। तो उसने कहा कि हम इस पर 10% का इंटरेस्ट लगाएंगे, दिस इज ए इंटरेस्ट रेट, सिंपल इंटरेस्ट लगाएंगे। तो उसकी जो एक साल बाद जो वैल्यू जो लेगा वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 10,000 की 10% मोर, यानी कि 10,000 प्लस 10,000 इंटू 10% यानी कि 0.1, इट विल 11,000, ठीक है। और अगर एक साल बाद और लेता है तो हम वो जो इंटरेस्ट लगाएंगे वो 11,000 के बजाय 10,000 पे ही लगेगा, तो वो 1,000 मोर यानी कि 12,000 रुपीज़ लेंगे। दिस इज कॉल्ड ए सिंपल इंटरेस्ट। बट अगर हम बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, इट मीन्स अगर हमने 10,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट लगाया 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो एक साल बाद जो पैसा हुआ वो हो 11,000। बट अगर नेक्स्ट 1 ईयर के बाद जब हम मनी कलेक्ट करते हैं तो 12,000 नहीं होके ये 10,000 पे पैसे ना लगा के, इंटरेस्ट ना लगा के, हम 11,000 पे इंटरेस्ट लगाएंगे। इट मीन्स आफ्टर 2 ईयर्स जो मनी बन जाएगा वो हो जाएगा 11,000 इंटू 0.1 प्लस 11,000, इट बिकम्स, ये हो जाएगा हमारा 12,100 रुपये। So this is a difference between the compound interest and the simple interest. Simple interest means interest in a simple way of basically year wise, but compound interest is a interest which included basically interest पर interest लगाने वाला प्लस इंटरेस्ट। ओके, तो इस सिंपल तरीके से हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो उसी तरीके से देखा हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। नाउ अब हम इस इंटरेस्ट के साथ हम बेसिकली अपने जो स्टडी में कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वही वैलिड होता है। जितने मेथड्स पढ़ेंगे उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे। ओके, सो नाउ उसके लिए पहले हम कैश फ्लो डायग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। कैश फ्लो डायग्राम क्या होता है कि कोई दो लोग होंगे, एक बोरो करेगा एक चीज़, एक कुछ मनी या वैल्यू कुछ किसी से लेगा, या मनी हो सकता है, कोई इक्विपमेंट हो सकता है, और जो ओनर होगा वो देगा। तो दो लोग होंगे, तो दो लोग अलग अलग तरीके से कैश फ्लो डायग्राम बनाएंगे। तो कैश फ्लो डायग्राम कैसे बनाएंगे, बेसिकली बनाएंगे क्या, वो एक हिसाब रखेंगे कि हमारा पर मंथ या पर ईयर के बेसिस पे हमने कितने पैसे दिए, और पर मंथ और पर ईयर के बेसिस में कितने पैसे आ रहे हैं, इन और आउट इनफ्लो और आउटफ्लो के बारे में एक डायग्राम बनाएंगे। तो बेसिकली जो कैश फ्लो डायग्राम होता है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, एक इनफ्लो और आउटफ्लो का, फंड या मनी का टाइम स्केल पर, ठीक है। बेसिकली जिसमें हम जो वाई एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर हम अमाउंट को रखते हैं और एक्स एक्सिस पर हम टाइम को रखते हैं। टाइम में भी डे, वीक, मंथ और ईयर कुछ भी हो सकता है। ओके, हम जो टाइम की जो स्केलिंग है, टाइम की स्केलिंग सही रखते हैं, एक्सिस की स्केलिंग सही रखते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो वाई एक्सिस पर जो स्केलिंग है या वाई एक्सिस पर जो अमाउंट की जो स्केलिंग है वो सही हो सकती है ज़्यादा, वो सकती है कम, वो स्केल पर डिपेंड नहीं करती। हम कुछ भी अमाउंट लिख देते हैं लेकिन वो बेसिकली स्केल पर डिपेंड नहीं करती। स्केल का मतलब बेसिकली कि अगर हम किसी कर्व को बनाते हैं तो हम यहाँ स्केलिंग करते हैं कि दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, तो एक्स एक्सिस पर टाइम पे तो ये सही तरीके से होगा, बट हम वाई एक्सिस पर नहीं लिखेंगे। वाई एक्सिस पर अगर हमारे पास यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 10 होना चाहिए, लेकिन ये 50 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये स्केलिंग पे नहीं होगा, नॉट इन स्केलिंग। हम ये बना के देखेंगे। ओके, तो इस तरीके से रहेगा। तो हम कैश फ्लो डायग्राम एक सिंपल एग्जांपल की तरफ से समझते हैं। तो हम एक एग्जांपल बनाते हैं। तो हम दो तरीके से दो लोगों के रिस्पेक्ट में बनाते हैं। पहला होता है जो हमारा पैसे ले रहा है, जिसको बोलते हैं बोरोअर, ठीक है,
और दूसरा होता है जो पैसा दे रहा है लेंडर या ओनर बोल सकते हैं, लेंडर लिख देते हैं। तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में बनाते हैं। तो हमने एज्यूम किया जो बोरोअर है वो लेंडर से कुछ पैसे लेता है। उसने पैसे लिए, मान लिए 5000 रुपीज़ उसने उससे बोरो किए किसी पर्सन से, तो 5000 रुपीज़ बोरो किए। इट मीन्स हम जो वाई एक्सेस है, दिस इज अ टाइम स्केल, तो यहाँ पर हम टाइम बनाएंगे एक स्केलिंग के बेसिस पे। ओके, तो अगर हम इस पे वाई एक्सिस पे ऊपर जाएंगे, इसका मतलब है उसको गेन हुआ, उसको पैसे मिले हैं, उसको प्रॉफिट हुआ है। और अगर वाई एक्सिस के नीचे जाएंगे, प्लस वाई एक्सिस में जाएंगे, तो मीन्स उसको गेन हुआ है। और अगर माइनस वाई एक्सिस पे जाएंगे, उसको मतलब लॉस हुआ है या उससे पैसे गए हैं। ओके, तो हम वाई एक्सिस पर जाएंगे तो उसने बोरो किए किसी लेंडर से, यानी पैसे लिए हैं, तो उसके बाद पैसे आए हैं, प्लस हुआ है। तो पहली बात, इस पर जो एक्सिस बनेगी, जो लाइन जाएगी, वो ऊपर जाएगी। उसने कितने लिए, मान लिया 5000 रुपीज़ उसने बोरो किए, तो प्लस बन गया। अब लेंडर कहता है कि आपने 5000 रुपये लिए तो हैं, बट आपको हर महीने या हर ईयर पे इसका 10% सिंपल इंटरेस्ट के रूप में हमको देना पड़ेगा। पर ईयर के बारे में बात लेते हैं, तो 10% कितना हुआ, 500। तो उसको हर ईयर में, ये ईयर की बात करते हैं, 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और 5 मंथ्स बाद आप हमको पैसे वापस कर सकते हैं विथ इंटरेस्ट। तो ठीक है, तो दिस इज अ टाइम स्केल, टाइम इन ईयर। तो उसने बोला कि ठीक है, उसने मान लिया। तो 5000 रुपये उसने दिए, 5000 रुपये लेंडर ने बोरोअर के दिए, बोरोअर को अब प्लस आ गए, मीन्स उसका कुछ पैसे आ गए। लेकिन अब उसको पैसे देने भी है, यानी कि उसके पैसे जाएंगे, नेगेटिव जाएंगे। तो यहाँ से नीचे कैश फ्लो डायग्राम किस तरीके से बन जाएगा, 500 रुपये का नीचे चला गया, यानी कि उससे नेगेटिव हो गया, उससे चले गए। इसी तरीके से पहले साल गए, दूसरे साल भी 500 देना होगा, तीसरे साल भी 500 देना होगा, चौथे साल भी 500 देना होगा, और 5th ईयर में उसको पैसे लौटा दिए जाएंगे। तो 5th ईयर में उसको पैसे लौटा दिए 5000, बट 5th ईयर का इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा प्लस 500। तो 5th ईयर हमको 5000 ना दे के कितना देना होगा, 5500। समझने बात। तो दिस इज कॉल्ड एज अ कैश फ्लो डायग्राम, दिस इज अ सिंपल इंटरेस्ट डायग्राम। बेसिकली इंटरेस्ट है ये, और ये दिस इज कैश फ्लो डायग्राम विद रिस्पेक्ट टू बोरोअर। बट अगर हम लेंडर के रिस्पेक्ट में देखें, लेंडर के रिस्पेक्ट में देखें कि लेंडर ने क्या किया था, लेंडर के रिस्पेक्ट में डायग्राम किस तरीके से बनेगा, इसको हटा लेते हैं थोड़ा सा, इसको हम पूरे एक साथ लिख देते हैं। यहाँ कितना मिलेगा उसका अमाउंट, इसको मिलेगा 5500 रुपये। तो अगर हम लैंडर के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो सिंपल एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो टाइम स्केल होगी। यहाँ हम लिख देते हैं टाइम इन ईयर। ओके, और यहाँ पर हम लिखते हैं 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। तो अगर हम बात करें पहले स्टार्टिंग में, लेंडर को प्रॉफिट होगा, यानी कि उसका प्लस होगा कि माइनस होगा। बेसिकली उसको तो, उसने तो पैसे दिए हैं ना, तो उसका तो माइनस होगा। तो माइनस कहाँ डिपेंड करते हैं, नीचे, तो इसको डिपेंड करते हैं नीचे, और यहाँ लिख दिया 5000 रुपीज़ उससे गए हैं। बट अब जो कंसिक्वेंस ईयर आने वाले हैं, उसको पैसे मिलने वाले हैं, यानी कि प्लस आ गया, उसको मतलब वाई एक्सिस पे ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं 500, सेकेंड ईयर में भी 500 मिला है, थर्ड ईयर में भी 500 मिला है, इसका जस्ट अपोजिट समझ लीजिए, और इस 4th ईयर में भी 500 मिला है। बट 5th ईयर में उसको कितना मिला है, उसको 500 तो मिला ही है उसका इंटरेस्ट, बट इंटरेस्ट के अलावा उसको जो प्रिंसिपल अमाउंट था उसको भी मिला है। तो 5th ईयर के बाद हम लिख सकते हैं यहाँ पे 5500 रुपीज़। ओके, दिस इज 0 नॉट 8, दिस इज 0। ओके, तो दिस इज सिंपल कैश फ्लो डायग्राम। सिंपल तरीके से समझ सके, इस तरीके से कैश फ्लो डायग्राम बनता है। ये क्यों बनाया जाता है, ये सिंपल
ईजी टू अंडरस्टैंडिंग, हमको समझने में आसानी हो किसी मेथड को, किसी चीज़ को, इसीलिए ये बनाया जाता है। तो ठीक है, दिस इज ए सिंपल कैश फ्लो डायग्राम। नाउ हम कुछ मेथड्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब मेथड्स के बाद बात करने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी या कुछ नोटेशन के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे FPA, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले हम कुछ नोटेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो नोटेशन ये हमारे पास ये है, तो नोटेशन, इन्हीं नोटेशन का हमेशा यूज होगा आगे जो क्लासेस हैं उसमें। नोटेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो नोटेशन पहला होता है कि आई मीन्स होता है कि एनुअल इंटरेस्ट, जो हमको जो भी इंटरेस्ट लग रहा है पे करना है या हम जो रिसीव कर रहे हैं। सेकंड है एन, नंबर ऑफ ईयर्स, जो एनुअल मतलब नंबर ऑफ ईयर्स बेसिकली जो एनुअल्स लगाते हैं। पी, प्रेजेंट वर्थ ऑफ मनी एट अ जीरो टाइम, इट मीन्स बेसिकली किसी भी चीज़ को हमने कुछ EMI प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ पैसे दे रहे हैं किसी पर्सन को, ठीक है, तो उसकी प्रेजेंट वर्थ क्या है, अभी की कीमत क्या है, कि अगर हम 5 साल यूज़ करते हैं तो 5 साल का कैलकुलेशन करने के बाद 5 साल में कितना पैसा इकट्ठा होगा या उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। ओके, और फिर F, जो 5 साल बाद उसकी एक्चुअल वैल्यू होगी वो होती है फ्यूचर मनी, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई F विच इक्वल टू द कंपाउंड, बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला जाता है, वो होती है हमारी फ्यूचर, लेकिन ये सिंपल इंटरेस्ट निकाला जाता है, इसके बारे में समझेंगे भी। और ए मीन्स अ सिंगल पेमेंट इन अ सीरीज, जो हमको पे करनी होती है। बेसिकली ए की बात करें तो EMI, ये इंस्टॉलमेंट, बेसिकली अगर हमने किसी पर्सन से, किसी बैंक से लोन लिया, किसी लोन लिया, तो हम उसने बोला कि आपको 5 साल में ये पैसा चुकाना है विद दिस EMI, जो पैसा निकल के आता है, जो मंथली अमाउंट निकल के आता है, जो हमको बैंक को पे करना है विद इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट जुड़ा हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड इज ए। सिंपल तरीके से EMI बोलते हैं अगर हम बोलें तो नॉर्मल वर्ड्स में, ठीक है। एंड जी की बात करेंगे, जब एक अर्थमेटिक ग्रेडियंट मेथड की हम बात करेंगे तब जी का इंक्लूड, जी का भी यूज़ होता है वहाँ पे। दिस इज सिंपल नोटेशन, इसी नोटेशन के बेसिस पे हम आगे अपनी क्लासेस आपने जो भी मेथड्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ सो फर्स्ट मेथड फॉर द इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट में पहला आता है इंटरेस्ट फॉर्मूला फॉर द सिंगल पेमेंट सीरीज। इट मीन्स हमको एक पेमेंट देना है, ठीक है, उसने बोला कि हम एक पेमेंट मतलब कि उसने कुछ प्रिंसिपल अमाउंट दिया, उसने कुछ पैसे दिए तुमको, 5 लाख रुपए दे दिए हमको माना, तो 5 साल बाद या कुछ समय बाद वो कितना पैसा हमसे लेगा। सिंपल तरीके से जैसे हमने आपको, या किसी सिंपल FD की समझ लेते हैं, फिक्स डिपॉजिट होता है बैंक में, कि FD का मीन्स कि FD हमने 1 लाख रुपए की FD की, मतलब 1 लाख रुपए समय कर दिए बैंक में, उसको 5 साल बाद निकालेंगे, तो 5 साल बाद उसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा उस पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, वो हमको मिल जाएगा। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट करके जो पैसा मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज ए फ्यूचर वर्थ, और जो 5 लाख रुपए हमने जमा किया दैट इज कॉल्ड एज ए प्रेजेंट वर्थ, और आई इज ए रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो उसी तरीके से हम निकालते हैं। तो पहला मेथड सिंपल है, इंटरेस्ट सिंगल पेमेंट की बेसिस। तो सिंगल पेमेंट में हम 2 मेथड है, सिंगल पेमेंट कंपाउंड अमाउंट फैक्टर, इट मीन्स कि कंपाउंड अमाउंट के बाद हमारा कितना पैसा बन रहा है, और दूसरा मेथड है सिंगल पेमेंट प्रेजेंट वर्थ, बेसिकली पैसा अभी के प्रेजेंट वर्थ का कितना है। जैसे कि दोनों का मतलब समझ लेते हैं हम। पहले का मतलब है, पहला जो सिंपल पेमेंट SPCAF मतलब है कि हमने कुछ पैसा जमा किया तो उसको 5 साल बाद या कुछ n टाइम्स बाद, n ईयर्स बाद कितना पैसा आएगा। दूसरे का मतलब है कि हमको n टाइम बाद पैसा कुछ चाहिए, जैसे कि हमें एक पॉलिसी बनानी है कि 5 साल बाद हमारे पास 10 लाख रुपए होने चाहिए। तो 10 लाख होने के लिए हम अभी कितना जमा करें, कितना पैसा जमा करें जो 5 साल बाद हमारा 10 लाख बन जाए। मेरी बात समझ रहे हो? तो उसको बोलते हैं अपन बेसिकली SPPWF, सिंगल पेमेंट प्रेजेंट वर्थ फैक्टर। ओके, तो उसको हम निकालेंगे ऐसे, उसको हम सिंपल इस तरीके से निकालेंगे। तो अभी तो सिंपल पहला तरीका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू P इंटू 1 प्लस I की पावर n, जहाँ F हमारी फ्यूचर वर्थ है, जो पैसा मिलेगा, P जो प्रेजेंट वर्थ है, और सिंपल तरीके इसका रेशियो होता है ये सिंगल पेमेंट, ध्यान रखना इसमें EMI की एक ही बात नहीं की मैंने, ठीक है। सेकंड टर्म इज सिंगल पेमेंट मीन्स हमको कितना पैसा चाहिए, हमको n ईयर्स बाद कितना पैसा चाहिए, इसके लिए अभी हम कितना पैसा जमा करें, इट इज कॉल्ड एज SPPWF। ओके, तो सिंगल पेमेंट के बारे में बात कर ली, ठीक। अब हम बात करते हैं नोटेशन हो गए। अब हम बात करते हैं कुछ इक्वल अमाउंट, इट मीन्स हम कुछ क्या पैसा जमा करें। इसमें 2 टर्म आएंगे, जैसे कि हम कुछ पैसा जमा करें आपके पास कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, कुछ पैसा जमा करें लिमिटेड टाइम के लिए, तो लिमिटेड टाइम के बाद हमको कितना पैसा मिलेगा। ओके, सिंपल तरीके से जैसे हमने EMI की बात करें, या कुछ बोल सकते हैं हम
किसी कंपनी में कुछ अपना क्या बोलते हैं इसको, सेविंग्स की बात करें कि हम किसी बैंक में किसी पॉलिसी में 500 रुपीज़ मंथली पे कर रहे हैं, तो 5 साल बाद या 10 साल बाद हमको कितना पैसा मिलेगा, ठीक है, वो उसकी कैलकुलेशन है। उसकी कैलकुलेशन है हमारे पास USPPF। तो सिंपल तरीके से हमको उसकी प्रेजेंट वर्थ निकालनी है, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। ए के रिस्पेक्ट में, ए मीन्स क्या था, ए मीन्स हमारा था तो सिंगल पेमेंट जो सीरीज में पे करनी है। तो उसका फॉर्मूला हमारा हो जाता है सिंपल, उसका फॉर्मूला हो जाता है P/A। P जब प्रेजेंट वर्थ, जो आज के समय में पैसे की कीमत होगी, ए जो हमें सीरीज में जो हमको सिंगल पेमेंट देना है, P/A इक्वल टू हो जाता है 1 + i की पावर n - 1 डिवाइडेड बाई i इंटू 1 + i की पावर n, दैट इज कॉल्ड एज ए USPWF, यूनिफॉर्म सीरीज प्रेजेंट वर्थ फैक्टर। ओके, अब इसी का दूसरा मेथड है कैपिटल रिकवरी फैक्टर। इसका मतलब है कि हमको इसमें बेसिकली उल्टा निकालते हैं, इसका उल्टा कर तो ये निकल जाएगा। हमें कुछ अमाउंट जमा करें जिससे हमें प्रेजेंट वर्थ मिल जाए, कुछ पैसा मिल जाए, तो वो EMI कितनी होगी। ओके, तो इसका उल्टा सिंपल तरीके से इसको बोल देते हैं A/P इज इक्वल टू I इंटू 1 + I की पावर n अपॉन 1 + I की पावर n - 1, दैट इज कॉल्ड एज ए CRF। okay, this is a formula of this formula। okay, now the third one हमारे पास है यूनिफॉर्म सीरीज कंपाउंड अमाउंट फैक्टर USAF। देखो इसमें लिखा हुआ कंपाउंड अमाउंट फैक्टर, यानी कि हम फ्यूचर अमाउंट की बात कर रहे हैं, तो इसमें F की बात करेंगे। और यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं, यानी कि हमें एक सिंगल इंस्टॉलमेंट देनी जा रही है, यानी कि A की बात करेंगे, यानी कि F और A का रिलेशन है। लेकिन हमें कंपाउंड अमाउंट फैक्टर निकालना है, यानी कि F निकालना है विद द हेल्प ऑफ A, समझ रहे। तो इसमें F/A का फॉर्मूला आएगा सिंपल तरीके से। तो इसका F/A फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F/A का मतलब है कि F फाइंड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ A। ओके, तो F/A का फॉर्मूला हमारा हो जाता है 1 + I की पावर n, I पता है सबको, I इंटरेस्ट और रेट ऑफ इंटरेस्ट, -1 डिवाइडेड बाई दिस इज 1 I। ओके, I, this is called as a USCAF, यूनिफॉर्म सीरीज कंपाउंड अमाउंट फैक्टर। एंड उसका अपोजिट बोल सकते हैं सिंकिंग फंड फैक्टर। मीन सिंकिंग फंड एक फंड होता है जिसको हम बेसिकली फ्यूचर अमाउंट कुछ निकालना है, हमको कुछ पैसा जमा करते जा रहे हैं किसी अकाउंट में, तो फ्यूचर अमाउंट किसी 5 साल बाद 10 साल बाद कितना पैसा हमको मिलेगा। बट थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर रखना आप लोग, जो प्रेजेंट वर्थ हो और फ्यूचर वर्थ मीन्स 5 साल बाद कितना पैसा मिलेगा, प्रेजेंट वर्थ मीन्स 5 साल बाद कितना पैसा होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू अभी के क्राइटेरिया के हिसाब से, ठीक है ना। तो ए और पी में कुछ अंतर है, इस अंतर समझना ट्राई कोशिश करना कि ए का मतलब है कि अभी ए का मतलब नहीं, पी और एफ का मतलब है, एफ का मतलब है कि कुछ सालों बाद जो पैसा होगा, और ए का मतलब है पी का मतलब है होना चाहिए, मतलब जो अभी के हिसाब से जो पैसे हैं वो। ओके, तो 5 साल बाद होने चाहिए। नाउ सिंकिंग फैक्टर मतलब उल्टा, यानी कि ए के रिस्पेक्ट में हम एफ की बात कर रहे हैं, जस्ट अपोजिट ऑफ दिस 1 + I की पावर n - 1 इज इक्वल टू SFF सिंकिंग फंड फैक्टर। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लासेस। हमने आज की क्लास में क्या समझा, हमने कुछ इकोनॉमिक की फॉर्मूले देखे, इकोनॉमी मेथड के फॉर्मूले देखे, और कुछ कैश फ्लो डायग्राम और सिंपल इकोनॉमी के बारे में जाना। तो उसका एक क्विक रिवीजन हम देख लेते हैं आज की क्लास में। बेसिकली हमने देखा कि इकोनॉमी क्या होती है, इंजीनियरिंग के साथ इकोनॉमी का रिलेशनशिप क्या है, क्यों ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि किसी भी चीज़ को स्टडी करने के लिए, किसी चीज़ को करने के लिए हमें उसमें क्या क्या टर्म हो रहा है, क्या इकोनॉमिकली चीज़ हो रही है, उसको भी देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या पैसे बचा सकते हैं, सेविंग्स देखनी पड़ेगी, किसी इक्विपमेंट को क्या खरीद सकते हैं उसके बारे में देखना पड़ेगा। बेसिकली इसीलिए इकोनॉमी ज़रूरी होती है डिज़ाइन के साथ, इंजीनियरिंग के साथ साथ। ओके,
और टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब सिंपल कि किसी भी वैल्यू, किसी भी अमाउंट की जो वैल्यू होती है वो टाइम के रिस्पेक्ट में अलग अलग होती है। जैसे प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू की बात करें, प्रेजेंट और फ्यूचर वर्थ की वैल्यू की बात करें, जैसे पी की मीन्स है कि किसी वैल्यू का जो प्रेजेंट वर्थ है वो फ्यूचर वर्थ से अलग होगा, क्योंकि प्रेजेंट वर्थ हो सकता है उसका अगर पॉजिटिव इंटरेस्ट है तो प्रेजेंट वर्थ उसका ज़्यादा होगा, कम होगा फ्यूचर वर्थ के कंपेयर में। प्रेजेंट वर्थ मीन्स अभी के हिसाब से जो अमाउंट है, फ्यूचर मीन्स आगे के समय के साथ 10 साल बाद जो अमाउंट होगा वो। ओके, इंटरेस्ट रेट के हिसाब से निकालते हैं विद एन ईयर के बाद। ओके, तो सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि किसी अमाउंट की जो वैल्यू होती है वो टाइम के साथ साथ वेरी करती है, वो दो टाइम और इंस्टेंट पर सेव नहीं हो सकती, इसीलिए हमको स्टडी करनी होती है, बेसिकली कॉन्स्टेंट नहीं होती है। तो इंटरेस्ट ऑफ रेट की मदद से स्टडी करते हैं हम, इंटरेस्ट ऑफ रेट जितना होता है उस तरीके से स्टडी करते हैं। तो हमें ये ज़रूरी कहाँ होता है, तो बेसिकली इन द कंस्ट्रक्शन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अ मनी which have to paid for the use of product like resources and or resources like equipment, money, place। जैसे एक बात करें कि इक्विपमेंट हमको किसी यूज करने, किसी से ओन करके आए, किसी से हम उधार लेके या किसी से हम बोरो करके लेके आए, हमें चाहिए, किराए पर लेकर आए बेसिकली, तो किराए पर हम उसको पे करेंगे डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, किसी बेसिस पे, वो उसकी फ़ीस या उसको इंटरेस्ट समझ लो, उसका प्रिंसिपल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट समझ लो कि उसकी इंटरेस्ट जा रही है बेसिकली। ओके ना। फिर हमने बात की, इसमें इंटरेस्ट की बात करते हैं तो इंटरेस्ट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। दे आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट, फर्स्ट इज सिंपल इंटरेस्ट, सेकंड इज अ कंपाउंड इंटरेस्ट। हमने दोनों इंटरेस्ट के बारे में जाना और हम दोनों इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे अपनी स्टडी में, दोनों इंटरेस्ट के बारे में आएगा, ठीक है। फिर हमने मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट कैश फ्लो डायग्राम के बारे में जाना। व्हाट इज अ कैश फ्लो डायग्राम, बेसिकली सिंपल है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच रिप्रेजेंट्स अ कैश फ्लो मीन्स इनफ्लो और आउटफ्लो, जो किसी भी पर्सन के पास कितना इनफ्लो जा रहा है, कितना आउटफ्लो जा रहा है, और एक टाइम और इंस्टेंट के बाद कितना इनफ्लो और आउटफ्लो, कितना नेट वर्थ हमारे पास है। ओके, तो उसके बारे में स्टडी करना। कैश फ्लो डायग्राम देखा तो दिस इज सिंपल कैश फ्लो डायग्राम इन टू रेफरेंस, दिस इज ए बोरोअर रेफरेंस, दिस इज लेंडर रेफरेंस, जिसने दिया है उसके रेफरेंस में और जिसने लिया है उसके रेफरेंस में बात की कैश फ्लो डायग्राम। फिर हमने कुछ मेथड्स देखे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के। फर्स्ट मेथड इज अ इंटरेस्ट फार्मूला फॉर द सिंगल पेमेंट, सिंगल पेमेंट देने के बाद हमको फ्यूचर वर्थ में क्या पेमेंट मिलता है उसका दोनों रिवर्स देखा और कुछ नोटेशंस। उसके बाद हमने ये देखा कि कुछ EMI या कुछ एक पेमेंट जो हम एक टाइम और इंस्टेंट पे, कुछ मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे किसी को पे करते हैं, तो उसकी प्रेजेंट वर्थ कुछ समय बाद या उसकी फ्यूचर वर्थ कुछ टाइम बाद क्या क्या होगी उसके बारे में हमने देखा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है और इसी के बेसिस पे हम एक क्वेश्चन को डील करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।